नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर सोनू कुमार आपका अपने YouTube चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब धान की नर्सरी तैयार करने का समय आ चुका है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको धान की नर्सरी तैयार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो किसान साथियों, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धान की अच्छी फसल या अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको सबसे पहले धान की अच्छी और स्वस्थ नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, जिससे आने वाले समय में अधिक हमारी अच्छी पैदावार निकले। तो आज किसान साथियों, हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अच्छी और स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे जमीन का चुनाव कैसे करें, कैसी मिट्टी में धान की नर्सरी तैयार करें, बीजोपचार कैसे करें, किन किन दवाओं का प्रयोग करके बीजोपचार करें, इसी प्रकार की अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और छोटी से छोटी बात पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस जगह पर आप धान की नर्सरी तैयार करने वाले हैं, उस जगह पर जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर वहां बरसात होने पर अधिक मात्रा में पानी भर जाए या किसी कारणवश वहां से पानी बाहर नहीं निकल पाता हो, तो ऐसी जगह पर पानी भरने के कारण आपकी नर्सरी खराब हो जाएगी। तो इसलिए किसान भाई ध्यान रखें, ऐसी जगह का चुनाव करें जहां से जरूरत पड़ने पर आवश्यकता से अधिक पानी को बाहर निकाला जा सके। दूसरा, ऐसी मिट्टी में धान की नर्सरी ना लगाएं जहां पर मिट्टी रेतीली हो, पथरीली हो, या फिर जिस मिट्टी में पानी नहीं रुकता हो। मतलब हल्की मिट्टी में आपको धान की नर्सरी नहीं लगानी है, क्योंकि किसान साथियों, ऐसी मिट्टी में अगर हम धान की नर्सरी लगाते हैं तो इसमें पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती रहती है, और पानी की कमी होने के कारण इस मिट्टी में जो धान की नर्सरी है उसकी जड़ों का वृद्धि विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, और यहाँ पर पौधे कमजोर रहते हैं, पौधों में पीलापन रहता है। दूसरा, जब हम किसान भाई उस नर्सरी को उखाड़ते हैं तो उस समय इस नर्सरी में जड़ें ज्यादा टूटती हैं और पौधे ज्यादा टूटते हैं। मेरा अपना अनुभव रहा है किसान साथियों कि पिछले साल मैंने बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ फील्ड विजिट किया था, जहां पर मैंने एक ही समस्या कई जगह पर पाई थी, और उसका कारण था गेहूं का भूसा। जी हाँ साथियों, गेहूं का भूसा। क्योंकि वहां जो नर्सरी खराब हुई थी किसान साथियों की, वो गेहूं के भूसे के कारण हुई थी। और इसके पीछे कारण यह था कि जिन किसान भाइयों ने जिस जगह पर गेहूं का भूसा निकलवाया था या वहां पे इकट्ठा किया था, और उस जगह पे उन्होंने धान की नर्सरी लगाई थी, तो ऐसी जमीन का जो टेम्परेचर है वो आंतरिक रूप से बहुत अधिक होता है। दूसरा, उस जगह पे गेहूं के भूसे के साथ गेहूं के कटे फटे, डैमेज या फिर बीमारी से ग्रसित जो दाने थे वो पड़े रह जाते हैं। ये हमारी नर्सरी में सड़ने गलने लगते हैं, और जब ये सड़ने गलने लगते हैं तो नर्सरी में फफूंद का जब अटैक होता है तो उससे नर्सरी में जड़ गलन की समस्या आ जाती है, और हमारे पौधों में पीलापन और कबरापन हो जाता है, और इस तरीके से हमारी नर्सरी खराब हो जाती है। जिस जगह पर भूसा होता है उस नर्सरी में घास बहुत ज्यादा उगती है। उसके पीछे कारण है कि गेहूं के भूसे में भूसे के साथ साथ घासों के बीज होते हैं। तो ये घास के बीज जब उसी जगह पर पड़े रह जाते हैं, और तो ये घास के बीज फिर से अंकुरित हो जाते हैं और हमारी नर्सरी में बहुत ज्यादा घास पनपने लगती है, जिससे नर्सरी खराब हो जाती है। तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसी जगह पर धान की नर्सरी बिल्कुल नहीं लगाएंगे जहां पर आपने गेहूं का भूसा निकलवाया हो या गेहूं का भूसा इकट्ठा किया हो। जमीन की तैयारी समय से हो, और उसकी जुताई खुदाई का जो कार्य है वो लगभग एक सप्ताह पहले से शुरू कर दें, जिससे उसमें धूप लगने से मिट्टी के अंदर जो अनावश्यक कीट रहते हैं या कई प्रकार की घासों की जड़ें वगैरह रहती हैं, तो वो सब सूख के नष्ट हो जाते हैं। साथियों, आपको गहरी जुताई करनी है, और गहरी जुताई करने के बाद
उसमें गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद किसान साथियों पूरी तरीके से सड़ी गली हो तो पहले किसान साथी गोबर की खाद को बारीक करके साफ कर लें, जिससे उसमें जो भी हानिकारक चीजें हों वो बाहर हो जाएं और गोबर की खाद को आसानी से क्यारी में मिट्टी के साथ मिलाया जा सके। क्योंकि गोबर की खाद में कई प्रकार की फफूंद और कीट पाए जाते हैं, जिससे हमारी नर्सरी को खराब होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में किसान भाई गोबर की खाद में कोई भी फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके उसको उपचारित कर लें, जिससे गोबर की खाद में जो फफूंद होगी, फंगस होगा, वो खत्म हो जाएगा और जो उसमें कीड़े होंगे वो खत्म हो जाएंगे और फिर बीमारी उसमें नहीं लगेगी। और किसान साथियों, आपको जमीन की तैयारी का और गोबर की खाद मिलाने का यह कार्य लगभग 1 सप्ताह पहले करना चाहिए। और गोबर की खाद जमीन में मिलाने के बाद किसान भाई इस क्यारी में पानी भर दें। इस क्यारी में जितने भी घास के बीज होंगे वो सब अंकुरित हो जाएंगे और फिर उस क्यारी की जुताई जब आप करेंगे तो वह घास खत्म हो जाएगी और फिर अपनी जो धान की नर्सरी होगी उसमें घास नहीं उगेगी। दूसरा किसान भाई इसमें कुछ दिनों के लिए पानी भरकर भी रख सकते हैं, जिससे घास के जो बीज हैं वो सड़ गल जाएंगे। तो किसान साथियों, बात करें अगर धान की वैरायटी की, तो धान की अलग अलग वैरायटी अलग अलग समय के लिए आती हैं। तो जिन किसान भाइयों को अगेती वैरायटी लगानी है वो अगेती वैरायटियों का चुनाव करें, या जिन किसान भाइयों को मध्यम वैरायटी लगानी है वो मध्यम वैरायटी का चुनाव करें, और लेट वालों के लिए पछेती वैरायटी मतलब लेट वैरायटी आती है वो लेट वैरायटी का चुनाव करें। दूसरा, जिन किसान भाइयों के पास पानी की उपलब्धता कम है, ऐसे किसान भाई कम पानी चाहने वाली और कम समय में पकने वाली वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। आप जब वैरायटी का चुनाव करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं उस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो और उसमें कीटों का आक्रमण सबसे कम होता हो। बात करें किसान साथियों बीजोपचार की, बुआई से पहले इसका घर पे बीजोपचार अवश्य करें। और बीजोपचार के लिए किसान साथियों, मैंने जो बीज की मात्रा ली है वो 10 किलोग्राम ली है और हमारे किसान भाइयों को इससे समझने में आसानी हो जाएगी। तो जो किसान भाई यदि 10 किलो बीज का बीजोपचार करना चाहते हैं तो बीजोपचार के लिए वो एक बड़ा टब लें और उस टब में 12 से 15 लीटर पानी लें, और 12 से 15 लीटर पानी में मैं जो 3 फंगिसाइड आज आपको बताऊंगा इनमें से किसी एक का प्रयोग आपको इसमें करना है। तो पहला फंगिसाइड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं किसान साथियों, यह फंगिसाइड यूपीएल कंपनी का साफ के नाम से आता है। इसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पाया जाता है और ये जो फंगिसाइड है आपको 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस पानी में मिलाना है। दूसरा फंगिसाइड किसान साथियों बाविस्टिन के नाम से आता है, आपको इसका भी 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में प्रयोग करना है। और तीसरा फंगिसाइड है थायोफिनेट मिथाइल 70%। इसका किसान साथियों आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस पानी में इस्तेमाल करना है जो आपने बीजोपचार के लिए लिया है। किसान भाई इनमें से इन तीनों में से किसी एक फंगिसाइड को इस पानी में डालकर किसी लकड़ी या डंडे की मदद से इस पानी का अच्छे से घोल बना लें, इसे मिक्स कर लें और उसके बाद एक बैक्टीरियासाइड आता है किसान साथियों जिसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, प्लांटोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका 6 ग्राम का पाउच आता है। इस 6 ग्राम के पाउच में से किसान साथियों आपको सिर्फ 2 ग्राम ही इसमें बीजोपचार के लिए इस्तेमाल करना है। मार्केट में यह 50 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। तो 2 ग्राम इसमें इस्तेमाल करें और 4 ग्राम जो शेष बचेगा उसका बाद में नर्सरी में डाल दें। तो किसान भाई इस तरीके से इन दवाओं के प्रयोग से आपको बीजोपचार करना है। अब इसे जो घोल आपने तैयार किया है
इस तैयार घोल में आपको जो बीज आप लाए हैं उसको डालना है और यह बीज आपको 12 से 24 घंटे तक इसी पानी में भिगो कर रखना है। दूसरा किसान भाई, जब यह बीज डाल दें उसके बाद जब डंडे से या लकड़ी की मदद से इसको चलाएं और इसको चलाते समय जो बीज इस घोल में ऊपर आ जाएं तैर के, उन बीजों को आपको बाहर फेंक देना है, क्योंकि ये वो बीज होते हैं जो कहीं ना कहीं रोग ग्रसित होते हैं या कहीं से डैमेज होते हैं या जिनका जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता, इस तरीके के बीज होते हैं। तो और आपको इस बीज को 12 से 24 घंटे तक इसी फंगिसाइड के घोल में भिगो कर रखना है। किसान भाई, जब 12 से 24 घंटे बाद इस फंगिसाइड के घोल से बीज को बाहर निकालें तो बीज को जूट की एक बोरी के ऊपर रखें। ध्यान रखें, आपको बीज जूट की बोरी के ऊपर रखना है, उसके अंदर बीज ना भरें। यदि आप बोरी के अंदर बीज भरते हैं और फिर जब उससे जर्मिनेशन होगा और जब उसमें नए ताजा कल्ले निकलेंगे तो वो कल्ले आपस में बोरी के साथ उलझ जाते हैं और जब आप उस बोरी से बीज को हाथ के द्वारा या उसको उल्टा करके जब निकालेंगे तो बहुत से नाजुक कल्ले टूट जाते हैं और इस तरीके से हमारा काफी बीज खराब हो जाता है। और ध्यान रखें, बीज को बोरी से ढककर ऐसी जगह ना रखें जहां सीधी धूप पड़ती हो, क्योंकि अगर आपने धूप की जगह पर बीज को रखा तो आपका जो बीज है वो सड़ जाएगा। और किसान भाई, इस बात का भी ध्यान रखें कि बीज के कल्लों को घर पर ही ज्यादा बड़ा ना करें, क्योंकि इससे बीज के जो नाजुक कल्ले हैं वो आपस में गुथ जाते हैं और उनके आपस में गुथने के कारण उनका खेत में समान मात्रा में छिड़काव और बिखराव नहीं हो पाता है, जिससे कहीं कम कहीं ज्यादा होता है और इससे हमारे जो कल्ले हैं वो ज्यादा टूट जाते हैं। तो इससे बीज का जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो घट जाता है। 12 से 24 घंटे तक आप फंगिसाइड के घोल में बीज को रखेंगे। उसके बाद घोल से निकालने के बाद आप 10 से 12 घंटे तक जूट की बोरी में बीज को रखेंगे और इसके बाद जैसे ही जर्मिनेशन आता है तो तुरंत तैयार पानी की क्यारी में जो आपने नर्सरी के लिए बनाई है उसमें बीज का छिड़काव करें। किसान साथियों, बात करें बीज की क्यारी की तो 10 किलोग्राम बीज की मात्रा के हिसाब से मैं क्यारी की लंबाई चौड़ाई आपको बताऊंगा। 25 फीट लंबी 25 फीट चौड़ी क्यारी 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहती है। और किसान भाई, एक बात का ध्यान रखें कि बीज को क्यारी में शाम के समय डालें। तेज धूप में या सुबह के समय अगर आप बीज डालते हैं और उसके बाद जब उसमें पानी भरेंगे तो किसान साथियों वो पानी तेज धूप के कारण गर्म हो जाता है और उस गर्म पानी में जो बीज के नाजुक कल्ले हैं वो बॉईल हो जाते हैं, मतलब उबल जाते हैं और उससे वो वहीं पे मर जाते हैं और हमारा जो जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाता है। तो किसान भाई, इस बात का ध्यान रखें कि नर्सरी की क्यारी में जो बीज डालें वो शाम के समय डालें और जो पानी दें वो भी शाम के समय दें और पानी इतना ही भरें कि अगले दिन धूप होने से पहले वो पानी जमीन सोख ले। बात करें किसान साथियों पोषक तत्वों की तो इसके लिए आपको 10 किलोग्राम बीज के लिए 2 किलोग्राम NPK 12-32-16 लेनी है और शुरू में यही पर्याप्त रहती है। दूसरा, अगर आप इसमें सीवीड का प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए और भी फायदेमंद और लाभदायक है। तो किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि आपको शाम के समय पानी देना है, सीड क्यारी में शाम के समय डालना है, ज्यादा पानी ना भरें। बात करें हर्बिसाइड की तो हर्बिसाइड डालने में कोई भी जल्दबाजी ना दिखाएं। हर्बिसाइड मतलब कि खरपतवार नाशक दवाएं और बीज को एक साथ ना डालें और जो हर्बिसाइड का प्रयोग आप करें तो समान मात्रा में करें, कहीं भी ज्यादा कहीं कम इस तरीके से ना करें। उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ किसान साथियों, आपको आने वाली धान की फसल की हार्दिक शुभकामनाएं।